हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल MS क्लासेस मुन्ना सर पर। मैं मुन्ना सर आप सभी को आज आया हूँ पढ़ाने कौन सा चैप्टर, संसाधन। यानी क्लास 8 ज्योग्राफी का पहला चैप्टर जो है संसाधन में बहुत पहले ये वीडियो पढ़ा दिया था, मतलब कि सारा चैप्टर पढ़ा दिया था, बट प्रश्न उत्तर नहीं कराया था, प्रश्न उत्तर का वीडियो नहीं बनाया था। और बीच में लगातार मैथ्स का वीडियो बनाने लगा। कुछ बच्चों का ये हुआ कि मैथ्स बनाइए सर, मैथ्स का। बहुत लोग कहते थे कि सर प्लीज़ ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन आंसर लाइए। तो इस वीडियो में ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन आंसर लेकर आ गया हूँ आपके लिए। जो हमारा ये 3rd नंबर पार्ट है, प्रश्नों के उत्तर दें। और इसके पहले बहुवैकल्पिक प्रश्न है, फिर आपका खाली स्थान है। तो इन सबको मैं अगले वीडियो में बनाऊंगा। पहले हम जो क्वेश्चन आंसर है, प्रश्न उत्तर, उसको मैं दे दे रहा हूँ ताकि आप उसको लिख लीजिए और लिखकर याद कीजिए अगर आप 8th क्लास में। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, संसाधन की परिभाषा दें। संसाधन की परिभाषा दे, चाहे आप संसाधन किसे कहते हैं, दोनों बात एक ही होता है। कोई पूछे कि संसाधन किसे कहते हैं या संसाधन की परिभाषा दे, यानी कि संसाधन के बारे में बताएं, तो इसका उत्तर क्या होगा। मानव की आवश्यकताओं को पूरा करने वाला, क्या कहता है कि मानव की आवश्यकताओं को पूरा करने वाले सभी जीव, जंतु, वस्तुएं एवं पदार्थ संसाधन कहलाते हैं। आपकी जो आवश्यकता है, मान लीजिए कि आपको कहीं जाना है, बाइक की आवश्यकता पड़ गई, ये बाइक क्या है, संसाधन है। आपको जो सर पढ़ाने आते हैं, अगर सर की आवश्यकता नहीं होती तो सर आपको पढ़ाने नहीं आते, या मैं वीडियो नहीं बनाता, तो वो सर भी संसाधन है। जिस फोन से आप वीडियो देख रहे हो वो फोन भी संसाधन है। तो मैंने क्या कहा कि मानव की आवश्यकताओं को पूरा करना, आपका जो नीड है, जो आवश्यकता है, उस आवश्यकता को पूरा करने वाले सभी जीव और जंतु, वस्तुएं एवं पदार्थ क्या कहलाते हैं, संसाधन कहलाते हैं। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। जैसे में क्या होगा, भूमि, जमीन की तो सबकी आवश्यकता होती है भाई, जमीन पे ही न रहोगे, घर वगैरह तो जमीन पे ही बनेगी। जल, जल की भी सबको आवश्यकता है, पानी बिना सब सुन, जल बिना सब सुन। वायु, हवा का तो पूछिए ही मत, हवा बिना आप सांस भी नहीं, मतलब कि अभी तो ऑक्सीजन का क्या दशा हुआ है आपको पता ही है। वायु, मिट्टी, विद्यालय, भवन, मतलब जो आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति मतलब हो जाए, जो भी जिस चीज की आवश्यकता हो, वो सब चीज क्या है, संसाधन है। अब हम अगले प्रश्न पे आते हैं। संसाधन के वर्गीकरण के प्रमुख आधार कौन कौन से हैं, यानी कि संसाधन के वर्गीकरण के प्रमुख आधार कौन कौन से हैं, उनका वर्गीकरण करना है। तो देखो भाई, मैं सबसे पहले बता दूं कि संसाधन को कितने पार्ट में बांटा गया। संसाधन जो है वो 3 पार्ट में है बांटा हुआ। पहला जो है प्राकृतिक संसाधन, दूसरा जो है मानव संसाधन, तीसरा जो है मानवकृत संसाधन। मानवकृत संसाधन या मानव निर्मित संसाधन। मानवकृत संसाधन उसे कहते हैं जो मतलब मैन मेड रिसोर्स, जिसको इंसान ने बनाया है। तो देखिए, इसे भी लिख लीजिए अपने नोटबुक में। संसाधन मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। देखिए क्या लिखा है, संसाधन मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट यानी पहला प्राकृतिक संसाधन, दूसरा मानव संसाधन, तीसरा जो है मानवकृत संसाधन या मानव निर्मित संसाधन। यानी मानव निर्मित संसाधन को मानवकृत संसाधन भी आप कह सकते हैं। कोई पूछेगा संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, तो आप क्या बताइएगा, तो संसाधन 3 प्रकार के होते हैं, यही बात बता दीजिएगा कि भैया संसाधन 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्राकृतिक संसाधन, दूसरा मानव संसाधन, तीसरा मानवकृत संसाधन या मानव निर्मित संसाधन। अब हम इसको, ये जो प्राकृतिक संसाधन है, ये प्राकृतिक संसाधन जो है, इस प्राकृतिक संसाधन को 5 पार्ट में बांटा गया है। अब वो 5 पार्ट कौन कौन सा है, अब मैं उसे बताऊंगा। तो अभी वर्गीकरण कर रहे हैं हम लोग, बांट रहे हैं, तो यानी कि 1 बाय 1 सबको यहीं पे जान लें ताकि आपको कहीं दिक्कत ना हो।
तो देखिए संसाधन को मेनली तीन प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक संसाधन, मानव संसाधन, मानवकृत संसाधन। अब प्राकृतिक संसाधन कितने प्रकार के हैं अब उनको मैं दिखा दूं, वो भी 5 प्रकार के हैं और उन्हें भी अब मैं आपको बता ही दूंगा। ये देखिए प्राकृतिक संसाधन जो है, प्राकृतिक संसाधन में पहला जो है क्या है, विकास एवं उपयोग के आधार पर। मतलब प्राकृतिक संसाधन का जो पहला पार्ट है वो किस आधार पर बांटा गया है, तो विकास एवं उपयोग के आधार पर संसाधन बांटा गया है। तो विकास एवं उपयोग के आधार पर जो संसाधन है वो कितने हैं, तो 2 संसाधन है। कौन कौन से संसाधन, तो वास्तविक संसाधन और संभाव्य संसाधन। अभी केवल आप लोग ये याद कर लीजिए कि कौन कौन से संसाधन है, हालांकि आगे मैं इसी वीडियो में सबके बारे में एकदम डिटेल मतलब बहुत डिटेल से मतलब बहुत अच्छे तरीके से डेफिनेशन लिखवाऊंगा इसी वीडियो में। तो प्राकृतिक संसाधन जो पहला है कौन कौन सा है, विकास एवं उपयोग के आधार पर है। विकास एवं उपयोग के आधार पर 2 पार्ट में बांटा गया है। कौन कौन सा, तो वास्तविक संसाधन और दूसरा संभाव्य संसाधन। फिर दूसरा जो है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पे 2 तरह का संसाधन है, जैव संसाधन, अजैव संसाधन। तीसरा जो है उपलब्धता के आधार पर। तो उपलब्धता के आधार पर 2 तरह का संसाधन हो गया, नवीकरणीय संसाधन और नवीकरणीय संसाधन। अब हम चौथा पॉइंट बताते हैं आपको, वितरण के आधार पर। तो वितरण के आधार पर 2 तरह का संसाधन, सर्वत्र उपलब्ध संसाधन, स्थानिक संसाधन। वितरण के आधार पर 2 तरह का संसाधन है, सर्वत्र उपलब्ध संसाधन और स्थानिक संसाधन। और तीसरा जो है स्वामित्व के आधार पर। तो स्वामित्व के आधार पर कितने तरह का संसाधन है, तो 3 तरह का, निजी संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन, अंतरराष्ट्रीय संसाधन। ये हमारा था प्राकृतिक संसाधन के 5 पार्ट। पहला क्या था, अब मैंने आपको क्या बताया था, तो विकास एवं उपयोग के आधार पर। विकास एवं उपयोग के आधार पर फर्स्ट जो था वो संसाधन था। दूसरा था उत्पत्ति के आधार पर संसाधन। तीसरा था उपलब्धता के आधार पर संसाधन। ये चौथा हो गया वितरण के आधार पर संसाधन, स्वामित्व के आधार पर संसाधन। सब में 2-2 है, केवल स्वामित्व के आधार पर जो संसाधन है वह 3 है, निजी संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन, अंतरराष्ट्रीय संसाधन। स्वामित्व के आधार पर 3 तरह का संसाधन, निजी संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन, अंतरराष्ट्रीय संसाधन। इसे लिख जरूर लीजिएगा अपनी नोटबुक में। तो अब हम जानेंगे प्राकृतिक संसाधन के बारे में। मैं क्या बताया था कि संसाधन जो है 3 तरह के हैं, प्राकृतिक संसाधन, मानव संसाधन और मानवकृत संसाधन या मानव निर्मित संसाधन। तो उनके डेफिनेशन में अब लेकर आ गया आपके लिए, बारी बारी से सबको समझिए। तो पहला जो है प्राकृतिक संसाधन है, जिसको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल रिसोर्स। क्या बोलते हैं, नेचुरल रिसोर्स। अब देखिए क्या कहता है, कहता है कि प्रकृति में मतलब नेचर में, प्रकृति में पाए जाने वाले सभी जीव, जंतु, वस्तुएं एवं पदार्थ प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। तो प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं बाबू, जल्दी से एक बार बोल दो। तो प्रकृति में पाए जाने वाले सभी जीव, जंतु, वस्तुएं एवं पदार्थ प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। जैसे में क्या होगा, प्रकृति में क्या क्या पाया जाता है, तो भूमि, पर्वत, पठार, समुद्र, नदी, मिट्टी, पेड़, पौधे, जीव, जंतु, लोहा, कोयला, पवन, सूर्य का प्रकाश, वन यानी जंगल इत्यादि। ये सब जो है प्रकृति में पाए जाने वाले क्या है, एक तरह के संसाधन है। ये सब नेचर में पाया जाता है। जमीन को कोई बनाया है क्या, जमीन को कोई नहीं बना सकता है, ये प्राकृतिक संसाधन है। पर्वत प्राकृतिक संसाधन है। आप मिट्टी ले लीजिए, मिट्टी क्या है, प्राकृतिक संसाधन है। कोयला क्या है, प्राकृतिक संसाधन है। ये सब नाम आप याद कर लीजिएगा। अब हम दूसरा संसाधन जानेंगे, मानव संसाधन। कौन सा संसाधन, मानव संसाधन। तो मानव संसाधन क्या है भाई, मानव भी एक प्रकार का संसाधन ही है, जो संसाधन की खोज करता है और खोज करने के बाद उसका निर्माण करता है और निर्माण करके उपयोग कर लेता है। अब जैसे कहने की बात यह है, आज जिस आप स्मार्टफोन से पढ़ रहे हैं, आज से 30 साल 40 साल पहले वो स्मार्टफोन नहीं था।
उस समय एक ऐसा छोटा सा फोन था जिससे केवल हाँ हेलो का हाल बा केवल इतना ही बात किया जाता था, यानी केवल समाचार लिया जाता था, ठीक है ना, तो हाँ ठीक है, और सब कुशल मंगल न था, ठीक। लेकिन बाद में वो डेवलप हुआ, बाद में डिजिटल फोन आया, अब धीरे धीरे एंड्रॉयड आ गया। मतलब कि ये सब क्या हुआ, एक इंसान ने खोजा ना भाई। आज फोन में ही दुनिया है, फोन के ही अंदर सारा दुनिया है। फोन में अच्छाई भी है और फोन में बुराई भी है। इस फोन का यूज करके आप कुछ सीख भी सकते हैं और इस फोन का यूज करके आप बिगड़ भी सकते हैं। तो अब आप जानते हैं कि फोन को हम कैसे यूज करते हैं। तो फोन भी आपका एक संसाधन है। तो मानव, उस संसाधन को किसने खोजा, मानव ने खोजा। तो कह रहा है कि मानव संसाधन किसे कहते हैं। तो मानव संसाधन कोई पूछ दे कि भाई मानव संसाधन किसे कहते हैं, तो उसको लिखना होगा ना, तो उसको आप लिख दीजिएगा कि मानव संसाधन किसे कहते हैं। देखिए क्या है, मानव एक ऐसा संसाधन है, मानव एक ऐसा संसाधन है जो संसाधन का खोज, निर्माण एवं उपयोग करता है। संसाधन का क्या करता है, खोज करता है, निर्माण करता है एवं उपयोग करता है। इसलिए मानव भी एक संसाधन है। जैसे शिक्षक, बढ़ई, राजमिस्त्री, श्रमिक इत्यादि। शिक्षक क्या है, वो एक तरह से तरह तरह का किताब पढ़ते हैं, ज्ञान को अर्जित करते हैं, तो खोज ही ना कर रहे हैं भाई। और वो पढ़ के अपने ज्ञान, अपने अंदर ज्ञान को अर्जित करके फिर आपके घर पे आके, या तो होम ट्यूशन वाले हों तो वो, या ऑनलाइन जो पढ़ा रहे हैं ये, या आपके स्कूल के शिक्षक, ये आपको क्या करते हैं, ज्ञान देते हैं। तो ये एक कौन से संसाधन आ जाएंगे, मानव संसाधन। शिक्षक कौन से संसाधन हो जाएंगे, मानव संसाधन। बढ़ई, बढ़ई क्या है, तरह तरह का लकड़ी, कहीं से पेड़ का कटा हुआ अगर मिल जाए तो उसको बहुत अच्छा वो फर्नीचर बना देंगे, और उस फर्नीचर का उपयोग आप कीजिएगा, वो खुद भी करेंगे। तो इस बढ़ई ने, ऐसा नहीं हुआ कि धरती पर आया और कहा कि अरे हम तो बढ़ई कुल में आए हुए हैं, हम तो तुरंत फर्नीचर ही बना देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। वो मेहनत, लगन, किसी के अंदर में मजदूर बन के खटे और खटने के बाद वो ज्ञान अर्जित किए, तब आज वो आपके लिए फर्नीचर बना के तुरंत दे देंगे। किसी भी बढ़ई के पास जाइएगा, भाई ये लकड़ी है, ये लो फर्नीचर मुझे चाहिए, बना देगा। तो बढ़ई भी जो है वो मानव संसाधन है। राजमिस्त्री, राजमिस्त्री जो आपको क्या करते हैं, ईंट से, सीमेंट से, बालू से आपके लिए भवन का निर्माण कर देते हैं, तो वो राजमिस्त्री भी मानव संसाधन है। राजमिस्त्री ईंट से आपके घर को बना दी, तो ईंट किस चीज से बना, मिट्टी से बना। तो मिट्टी जो चीज है ये क्या है, प्राकृतिक संसाधन है। क्या बोला है, मानव एक ऐसा संसाधन है जो संसाधन की खोज, निर्माण एवं उपयोग। तो ये श्रमिक और राजमिस्त्री क्या किए, खोज किए, निर्माण किए, और आप उसका उपयोग कर रहे हैं, वो अपने लिए भी बना के उपयोग करते हैं। तो ये हो गया, एग्जाम्पल में लिख दीजिएगा कि जैसे शिक्षक हो गए, बढ़ई हो गए, राजमिस्त्री, श्रमिक इत्यादि, ये सब मानव संसाधन हैं। अब हमारा जो तीसरा पॉइंट है इसे हम देखते हैं। ये हमारा तीसरा जो पॉइंट है, मानव निर्मित संसाधन है, मैन मेड रिसोर्स। कौन से रिसोर्स, मैन मेड रिसोर्स। तो ये देखिए मैन मेड रिसोर्स के बारे में क्या कहता है कि मानव अपने श्रम से प्राकृतिक संसाधन का उपयोग करके नए वस्तु का निर्माण करता है। प्राकृतिक संसाधन का उपयोग करके नए वस्तु का निर्माण करता है, जो मानव निर्मित संसाधन कहलाता है। तो मानव अपने श्रम से, जो लेबर है, क्या किया, प्राकृतिक वस्तु का उपयोग किया। जैसे कि उसने ईंट से मकान बनाया, तो जो ईंट था वो क्या था, मिट्टी से बना हुआ था, और वो जो मिट्टी से बना हुआ ईंट था, उस ईंट को भी बनाने में कोई श्रमिक ही लगा, कोई मिस्त्री ही लगा, तब जाके ईंट बना, और वो ईंट का यूज करके आपका घर बन गया। तो कहता है कि प्राकृतिक संसाधन का उपयोग करके मानव अपने श्रम से प्राकृतिक संसाधन का उपयोग करके एक नए वस्तु का निर्माण करता है। यानी ईंट, छड़, बालू का यूज करके आपके घर को बना दिया, तो मानव निर्मित संसाधन कहलाता है। यानी जो मकान है ना, मकान, ये मानव निर्मित संसाधन है, इसको प्रकृति नहीं बनाया है, इसको इंसान बनाया है। भवन, ये मानव निर्मित संसाधन है, इसको इंसान बनाया है। सड़क, जो जिस सड़क पे चल रहा है, ऐसा नहीं है कि प्रकृति का देन है वो सड़क। जमीन है, उसी जमीन पे सड़क जो बना, ये कौन सा संसाधन है, मानव निर्मित संसाधन। हवाई अड्डा, जहाँ पे हवाई जहाज उतरता है, तो हवाई अड्डा जो है, जहाँ से आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो वो हवाई अड्डा कौन सा संसाधन है, मानव निर्मित संसाधन है।
इसको इंसान बनाया, हवाई जहाज इसको भी इंसान बनाया, ये मानव निर्मित संसाधन है। रेल इत्यादि ये सभी मानव निर्मित संसाधन हैं। समझ में आ गया? तो मैं आपको बताना चाह रहा था कि भाई संसाधन तो 3 तरह के होते हैं, प्राकृतिक संसाधन, मानव संसाधन, मानव निर्मित संसाधन। तो मैंने ये तीनों का डेफिनेशन आपको दिया और इन तीनों का डेफिनेशन देकर आपको बहुत अच्छे से समझा भी दिया। अब बात आती है प्राकृतिक संसाधन के बारे में। तो प्राकृतिक संसाधन जो है वो 5 पार्ट में बटा हुआ है। उन 5 पार्ट को हम लोग अभी इसी वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे भी, वो 5 पार्ट कौन कौन सा है। तो जैसे प्राकृतिक संसाधन जो है, प्राकृतिक संसाधन का जो पहला पार्ट है, प्राकृतिक संसाधन का जो पहला पार्ट वो किस आधार पे है? तो विकास एवं उपयोग के आधार पे। कौन से आधार पे है? विकास एवं उपयोग के आधार पे है। तो मैं आपको बता दूं कि विकास एवं उपयोग के आधार पे जो है पहला संसाधन, वो कौन सा संसाधन है? वास्तविक संसाधन, जिसको बोलते हैं एक्चुअल रिसोर्स। क्या बोलते हैं? एक्चुअल रिसोर्स। क्या कह रहा है? वैसा संसाधन जिनकी कुल मात्रा हमें ज्ञात होती है, मतलब एक ऐसा संसाधन जिनकी कुल मात्रा हमें पता होता है पहले से, तथा वर्तमान समय में इसका उपयोग किया जा रहा होता है, मतलब अभी के अभी उसका उपयोग हम लोग करते हैं। तो वैसे संसाधन का क्या कहते हैं? वास्तविक संसाधन कहते हैं। जैसे आप ले लीजिए, ये झारखंड का कोयला ले लीजिए, झारखंड का अभ्रक ले लीजिए, कोयला का हम लोग उपयोग करते हैं और ये भी पता है कि यहाँ पे कितना कोयला होगा। वैसा संसाधन जिसकी कुल मात्रा हमें ज्ञात होती है, उसका कुल मात्रा हमें पता है, उसे हम क्या कहते हैं? वास्तविक संसाधन कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया का सोना ले लीजिए, ये सब वास्तविक संसाधन है। ये सब कौन सा संसाधन है? वास्तविक संसाधन है। अब जैसे एग्जाम्पल जो है, मैं आपको एग्जाम्पल दिखा दे रहा हूं, उस एग्जाम्पल को आप राइट कर लीजिए अपनी नोटबुक में। क्या बोलता है? झारखंड का कोयला, जैसे में अभ्रक, मध्य प्रदेश का मैग्नीज, मध्य प्रदेश का क्या? मैग्नीज, राजस्थान का तांबा, ऑस्ट्रेलिया का सोना इत्यादि, ये सब उदाहरण है। ये सब वास्तविक संसाधन है। कौन से संसाधन है? वास्तविक संसाधन जिनकी कुल मात्रा ज्ञात होती है, कुल मात्रा पता होता है। तो हमारा ये प्राकृतिक संसाधन का जो पहला जो है विकास एवं उपयोग के आधार पर, उसका फर्स्ट पॉइंट हो गया वास्तविक संसाधन। अब हम पढ़ेंगे सेकंड पॉइंट, संभाव्य संसाधन। कौन सा संसाधन? संभाव्य संसाधन। अब हम पढ़ेंगे संभाव्य संसाधन। संभाव्य संसाधन क्या है? वैसा संसाधन जिनकी कुल मात्रा ज्ञात नहीं होती है, मतलब एक ऐसा संसाधन जिनकी कुल मात्रा हमें पता नहीं होता है तथा वर्तमान समय में इसका उपयोग भी नहीं किया जा रहा है, मतलब कि इस समय इसका उपयोग भी नहीं होता है। इन संसाधनों का उपयोग भविष्य में करने की संभावना होती है। मतलब ये जो संभाव्य संसाधन है, इसका संसाधन मतलब ऐसे संसाधन का उपयोग अभी वर्तमान में होता भी नहीं है। अब प्लस ये कितना है, इसका कुल मात्रा भी हमें पता नहीं है, लेकिन एक संभावना होती है कि भविष्य में इसका उपयोग होगा। इन संसाधनों का उपयोग भविष्य में करने की संभावना होती है। जैसे केरल में मिलने वाला थोरियम, जो केरल में मिलने वाला जो थोरियम है, इसका ना तो अभी उपयोग ही हो रहा है और ना ही ये कितना है थोरियम ये हमें पता है, लेकिन एक संभावना है कि भविष्य में इसका उपयोग होने वाला है। लद्दाख, जो भी जम्मू कश्मीर से अलग होकर एक केंद्र शासित राज्य बना, लद्दाख में पाए जाने वाला यूरेनियम, तो लद्दाख में जो पाए जाने वाला यूरेनियम है, इसको साइंटिस्ट ने मतलब चाहे जो भी है वो पता लगाएं, बट लेकिन एक बात जान लो कि अभी इसका उपयोग नहीं हो रहा है। आने वाले दिनों में इसका भविष्य में उपयोग होगा। तो ऐसे संसाधनों को हम कहते हैं संभाव्य संसाधन, पोटेंशियल रिसोर्स। ये हमारा हो गया संभाव्य संसाधन। अगला टॉपिक पे आते हैं। अब हम जानेंगे उत्पत्ति के आधार पे। उत्पत्ति के आधार पे पहला जो संसाधन है जैव संसाधन है, दूसरा संसाधन है अजैव संसाधन। पहला जो है बायोटिक रिसोर्स है और दूसरा जो है क्या है, एबायोटिक हो जाएगा। जैव संसाधन और बायोटिक और एबायोटिक। अब देखते हैं जैव संसाधन किसको कहेंगे। तो सभी सजीव संसाधन को
जैव संसाधन कहते हैं। यानी जितने भी सजीव संसाधन हैं उन संसाधन को हम जैव संसाधन कहेंगे। जैसे पेड़ पौधे हो गए, जंगल हो गया, जीव जंतु हो गए इत्यादि, ये सब के सब कौन से संसाधन है? जैव संसाधन है, बायोटिक रिसोर्स है। अच्छा, अगला जो टॉपिक है हमारा ये हम देख लेंगे। ये देखिए, सभी निर्जीव वस्तुएं अजैव संसाधन कहलाती हैं। मतलब जितने भी निर्जीव वस्तु हैं जो नॉन लिविंग थिंग हैं उन्हें हम अजैव संसाधन कहते हैं। ओके, एबायोटिक रिसोर्स कहते हैं। जैसे कि आप ले लो खनिज, मिट्टी, भूमि, खेत, तालाब इत्यादि, ये सब क्या है? एबायोटिक है, अजैव संसाधन है। और ऊपर जो था वो था जैव संसाधन। उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार के संसाधन होते हैं? उत्पत्ति के आधार पर 2 तरह के संसाधन होते हैं। कौन कौन से संसाधन? जैव संसाधन, अजैव संसाधन। इन दोनों का नाम आप माइंड में सेट कर लो। उत्पत्ति के आधार पर कितने संसाधन होते हैं? जल्दी बता दीजिए। गुड, जैव संसाधन। और दूसरा अजैव संसाधन, ये याद ही कर लीजिएगा। अब हम अगले टॉपिक पे आते हैं। मतलब इसी में उपलब्धता के आधार पे, ये देखिए, उपलब्धता के आधार पे पहला जो है नवीकरणीय संसाधन है जिसको बोलते हैं रिन्यूएबल रिसोर्स, और दूसरा है अनवीकरणीय संसाधन जिसको बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। रिन्यूएबल रिसोर्स हम उस रिसोर्स को कहते हैं जो मतलब कि खत्म नहीं होता हो। अगर खत्म हो तो फिर से वो अपने आप बन जाए, खत्म तो होगा ही नहीं। नवीकरणीय मतलब उसका पुनः निर्माण होते रहता है, वैसे संसाधन को हम बोलते हैं नवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन हम उससे बोलते हैं जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स होते हैं, जिनका एक लिमिट है। मतलब वैसा संसाधन एक लिमिट है कि वो आने वाले दिनों में मतलब खत्म हो जाएगा, उसको अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। अगर वो खत्म हो गया तो उसको बनने में फिर 1000 वर्ष समय लगेगा। ये सब अनवीकरणीय संसाधन के उदाहरण हैं। अगला टॉपिक है, मतलब इनको हम दिखाते हैं डेफिनेशन। नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं? तो वैसे प्राकृतिक संसाधन, मतलब वैसे नेचुरल रिसोर्स जिनकी पुनः पूर्ति प्राकृतिक रूप से होती है, जिनकी पुनः पूर्ति प्राकृतिक रूप से होती है या होती रहती है, ये समाप्त नहीं होते हैं। मतलब कि एक ऐसा संसाधन जिनका पूर्ति प्राकृतिक रूप से फिर से हो जाती है, वैसे संसाधन को हम बोलते हैं नवीकरणीय संसाधन। जैसे कि आप ले लीजिए सूर्य की किरण। सूर्य की किरण जो निकलती है, क्या वो समाप्त होने वाली है? नहीं। ऐसा तो नहीं है कि सूर्य की किरण आज सुबह 6 बजे निकल गई तो 10 बजे समाप्त हो जाएगी, फिर कोई 10 बजे के बाद उपाय लगाओ कि सूर्य की किरण फिर मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। ऐसा कुछ नहीं है। सूर्य की किरण समाप्त होने वाली नहीं है। तो सूर्य की किरण हो गया। पवन, हवा, जो नेचुरल एयर है जो बहता है, वो कभी समाप्त होने वाला नहीं है। जल के साथ भी वही चीज़ है, लेकिन हम लोग जल का बहुत अधिक इधर उधर यूज़ करते हैं, वेस्ट यूज़ करते हैं, तो वाटर स्कार्सिटी हमें देखने को मिलता है। पानी के लिए मतलब कि लोग इधर उधर भटकने लगते हैं, ये चीज़ है। अब देखिए अनवीकरणीय संसाधन। अब हम जानेंगे अनवीकरणीय संसाधन के बारे में, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। तो वैसा संसाधन जिनका भंडार सीमित है, मतलब एक ऐसे संसाधन जिनका भंडार क्या है? एक सीमित है। जैसे तथा एक बार उपयोग में आ जाने के बाद उनके पुनः पूर्ति में हजारों लाखों वर्ष लग जाते हैं, अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स कहलाते हैं। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स हम उस रिसोर्स को कहते हैं जिनका भंडार क्या है? सीमित है, एक लिमिट वे में है, तथा एक बार उपयोग में आ जाने के बाद उनके पुनः पूर्ति में हजारों और लाखों वर्ष लग जाते हैं। जैसे में क्या हो गया? कोयला होगा, पेट्रोलियम होगा, लोहा इत्यादि, ये सब क्या है? अनवीकरणीय संसाधन है। वितरण के आधार पर संसाधन को ये 2 पार्ट में बांटा गया है। कौन कौन सा संसाधन? सर्वत्र उपलब्ध संसाधन, सर्वत्र उपलब्ध संसाधन, उबिक्विटस रिसोर्सेस, वैसा संसाधन जो सभी जगह पाए जाते हैं।
वैसा संसाधन जो सभी जगह पाए जाते हैं उसे कहते हैं ये सर्वत्र उपलब्ध संसाधन, ऑबिक्यूटस रिसोर्स। जैसे हो गया मिट्टी, मिट्टी जो संसाधन है वो हर जगह मिलने वाला है। पवन, हवा, ये भी हर जगह आपको मिलेगा। सूर्य की किरण, सूर्य की किरण ये भी हर जगह आपको मिलने वाला है। तो एक ऐसा संसाधन जो सभी जगह पाए जाते हैं उसे बोलते हैं सर्वत्र उपलब्ध संसाधन। अब रही बात स्थानिक संसाधन। अब हम जानेंगे स्थानिक संसाधन को। स्थानिक संसाधन जिसको बोलते हैं लोकलाइज्ड रिसोर्स, लोकलाइज्ड रिसोर्स वैसा संसाधन जो निश्चित स्थान पर ही पाए जाते हैं। एक ऐसा संसाधन जो निश्चित स्थान पर ही पाए जाते हैं उन्हें स्थानिक संसाधन कहा जाता है। उन्हें कौन सा संसाधन कहा जाता है? स्थानिक संसाधन कहा जाता है। स्थानिक संसाधन में आपका हो गया लोहा, तांबा, यूरेनियम, ये होता है स्थानिक संसाधन। ये कौन सा संसाधन होता है? स्थानिक संसाधन। ये लोहा हर जगह आपको नहीं मिलने वाला है, तांबा आपको हर जगह नहीं मिलने वाला है। इसके एक क्षेत्र है जो एरिया बना हुआ है जहाँ पे ये पाए जाते हैं, वहीं पे आपको लोहा मिल जाएगा, और जहाँ पे तांबा पाया जाता है वहाँ पे तांबा मिलेगा। तो क्या कहता है कि वैसा संसाधन जो निश्चित स्थान पर ही पाया जाता है, मतलब एक निश्चित लिमिटेड प्लेस पे ही पाया जाता है, उन्हें स्थानिक संसाधन कहा जाता है। उन्हें स्थानिक संसाधन कहा जाता है। वो सभी जगह नहीं पाए जाते हैं, आप याद करके रख लीजिए। अब पांचवा जो टॉपिक है उसे हम पढ़ेंगे स्वामित्व के आधार पर। तो स्वामित्व के आधार पर संसाधन को 3 पार्ट में बांटा गया है। कौन कौन सा संसाधन? निजी संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। निजी संसाधन यानी प्राइवेट रिसोर्स, राष्ट्रीय संसाधन नेशनल रिसोर्स, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन इंटरनेशनल रिसोर्स। स्वामित्व के आधार पर संसाधन को 3 पार्ट में बांट दिया गया, निजी संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अब बात आती है कि भाई निजी संसाधन किसे कहते हैं? ये जो निजी संसाधन, ये क्या है? निजी है, इसको निजी मत पढ़ लीजिएगा, ये है निजी, नाम में हर सही नी और जी, निजी संसाधन। क्या है? निजी संसाधन। तो प्राइवेट रिसोर्स किसको कहते हैं? तो वैसा प्राकृतिक संसाधन जो किसी व्यक्ति के स्वामित्व में होता है, मतलब वैसा प्राकृतिक संसाधन जो किसी व्यक्ति के स्वामित्व में होता है उसे निजी संसाधन कहते हैं। उसे कौन सा संसाधन कहते हैं? निजी संसाधन। जैसे कि खेत हो गया, तो खेत जो है वो खेत आपका है, तो उसका मालिक आप ही होंगे, कोई दूसरा आदमी नहीं बन सकता है। ओके। आपके पास तालाब है, तालाब जो है वो आपका अगर तालाब है तो उस तालाब के मालिक आप होंगे, यानी वो आपका निजी है, वो आपका प्राइवेट है। उस चीज को कोई दूसरा आदमी नहीं कह सकता कि ये मेरा चीज है। समझ में आ गया? तो कोई पूछ देगा आपने खेत लगाई है गेहूं की, तो गेहूं की जो खेत आपने लगाया है तो वो तो आपका खेत है ना, वो किसी और का खेत है नहीं, तो वो हो गया आपका निजी संसाधन। वो क्या हो गया? निजी संसाधन। तो देखिए जैसे खेत हो गया, तालाब हो गया, फसल हो गया, ये सब है निजी संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन किसे कहेंगे? राष्ट्रीय संसाधन तो किसी राष्ट्र के अंदर पाए जाने वाले, मतलब कोई राष्ट्र के अंदर पाए जाने वाले सभी संसाधन राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। राष्ट्र के अंदर जितने भी संसाधन पाए जाते हैं वो सब सभी संसाधन कौन से संसाधन कहलाते हैं? राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। उसे हम राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। अब इसमें नोट है, 2 हम पॉइंट लिखे हैं, उस नोट 2 पॉइंट को आप भी लिख लीजिए और इसे याद कर लीजिए क्या क्या है। तो देखिए क्या है, कहता है कि किसी देश के समुद्र तट से 19.2 किलोमीटर के अंदर, मतलब 19.2 किलोमीटर, ये किलोमीटर देखिए लिखा है किलोमीटर, मतलब ये शॉर्ट फॉर्म है, संक्षेप में लिखा गया। तो किसी देश के समुद्र तट से 19.2 किलोमीटर के अंदर पाए जाने वाले संसाधन राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। कौन से संसाधन कहलाते हैं? राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। दूसरा जो पॉइंट है 19.2 किलोमीटर से 19.2 किलोमीटर से दूसरा जो पॉइंट है 19.2 किलोमीटर से 200 किलोमीटर का क्षेत्र, मतलब कहां से कहां तक?
19.2 किलोमीटर से 200 किलोमीटर का क्षेत्र अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहा जाता है। कौन सा क्षेत्र कहा जाता है? अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र। मतलब पहले तो हम पॉइंट में पढ़े कि भाई देश के समुद्र तट से 19.2 किलोमीटर के अंदर जो पाया जाता है संसाधन, उसे राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। फिर ये दूसरा जो पॉइंट है कि 19.2 किलोमीटर से, मतलब जहां ये हुआ उसके आगे से 200 किलोमीटर का क्षेत्र जो होता है अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहा जाता है। और यह भी क्या है? राष्ट्रीय संसाधन ही है। इसको भी हम राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। कौन सा क्षेत्र पाया जाता है? अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र पाया जाता है। तो क्या बोला है राष्ट्रीय संसाधन? राष्ट्रीय संसाधन के बारे में क्या बोला है कि किसी देश के समुद्री तट, जैसे ये हमारा भारत का जो नक्शा है, तो यहाँ से ये सब समुद्री तट है, ये सब क्या है? समुद्री तट हो गया। तो ये जो बाउंड्री हुआ, ये तट हुआ, तो इस तट से 19.2 किलोमीटर, कहाँ तक? 19.2 किलोमीटर। मान लेते हैं कि 19.2 किलोमीटर यहाँ तट से ये इतना डिस्टेंस हो गया, ये 19.2 किलोमीटर। तो ये जो यहाँ पे जो भी संसाधन पाए जाएंगे वो सारे संसाधन कौन से संसाधन कहलाते हैं? राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। कौन से संसाधन कहलाते हैं? राष्ट्रीय संसाधन। और इसके आगे का जो संसाधन हो जाता है वो भी एक तरह से राष्ट्रीय संसाधन ही है। वो भी क्या है? एक तरह से राष्ट्रीय संसाधन ही है। उनका नाम क्या है? अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र। मतलब 19.2 से आगे आप बढ़िएगा, 200 किलोमीटर के अंदर का जो क्षेत्र होता है, जो दायरा होता है, वो भी एक तरह से राष्ट्रीय संसाधन है और उसको बोलते हैं अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र बोलते हैं। तो ये हमारा पॉइंट क्लियर हो गया राष्ट्रीय संसाधन। अब हम जानेंगे अंतर्राष्ट्रीय संसाधन के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, इंटरनेशनल रिसोर्स, तो क्या कहता है कि किसी राष्ट्र के समुद्र तट से, मतलब कोई राष्ट्र है, उस राष्ट्र के समुद्र तट से 200 किलोमीटर से आगे का क्षेत्र खुला महासागरीय क्षेत्र होता है। मतलब 200 किलोमीटर से आगे का जो क्षेत्र होता है वो क्या होता है? खुला महासागरीय क्षेत्र होता है, जो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहलाता है। तो जो उसका बाउंड्री है, उस बाउंड्री से 200 किलोमीटर का जो दायरा है, उस दायरे से बाहर आप जाइएगा तो वो हो जाएगा खुला महासागरीय क्षेत्र, और वही कहलाता है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अब जैसे ये बाउंड्री है, यहां से हम यहां तक मान लिए कि 200 किलोमीटर, मान लेते हैं कि 200 किलोमीटर का ये एरिया है, मतलब 200 किलोमीटर हो गया। अब 200 किलोमीटर के बाहर का ये जो क्षेत्र होगा, इस क्षेत्र को बोलेंगे खुला महासागरीय क्षेत्र। और खुला महासागरीय क्षेत्र जो होता है और उसमें जो संसाधन मिलते हैं वो होते हैं अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। कौन से संसाधन हो जाएंगे? अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। तो हम इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं, मतलब रोकते हैं। अगले वीडियो में और भी आगे के क्वेश्चन हम लेकर आएंगे।